हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। देखो, आज जो है वेक्टर में सिखाने जा रहे हैं कि वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोगों को जो डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर बतलाएंगे और कोई वेक्टर अगर मान लो 2 से ज़्यादा वेक्टर है वो कब कोप्लेनर है नहीं है ना, ये सब से रिलेटेड तुमको कंसेप्ट सिखाएंगे। लेकिन आज जो हम लोग पहले सीखेंगे वो है कि 3 डायमेंशन में आई जे के में वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो ऐसे समझो, अगर मान लो कोई वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ हो, एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो बतलाओ इसका मतलब क्या होता। ठीक ना, तुमसे अगर पूछे कोई कि बतलाओ तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। देखो, इधर हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस बोले, और देखो हम लोग इधर क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस को। समझ लो, हम लोग इधर जो है जेड एक्सिस को बोलते हैं। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, एक्स डिस्टेंस जाओ आई में, तो चलो एक्स डिस्टेंस गए आई में, आई में गए एक्स डिस्टेंस, जे में गए ए वाई डिस्टेंस, चलो वाई ए वाई डिस्टेंस जे में, और जेड में गए ए जेड डिस्टेंस। थोड़ा देखना, जेड में गए ए जेड डिस्टेंस, यही जेड हो गया। तो चलो यहां से चले थे यहां पहुंचे, इसी को वेक्टर ए बोलेंगे। यानी कि ऐसा जब लिखा हुआ रहे ना, तो तुम्हारे माइंड में ये डायग्राम आना चाहिए कि वेक्टर ए इधर है, यानी ए एक्स आई में, ए वाई जे में, और ए जेड है के में। अब इस फिगर को हम बनाएं कैसे, अब ए जेड को हम दिखाएं कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जेड एक्सिस ही हम लोग दिखा नहीं पाते, हम जैसे एक्स इधर वाई इधर, अब जेड इधर है, बनाने में तो बनता नहीं है, क्योंकि अब बोर्ड ही पे मुझे बनाना है। अब इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, इधर बनाओ, जिधर भी बनाओ, लेकिन माइंड में समझो जेड इधर है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो चलो जेड है तो इधर, इसको हम समझने के लिए, चूंकि बोर्ड पे बनाना है, इधर तो हम दिखा ही नहीं पाएंगे, तो हम इधर बना दिए। तो माइंड में ये समझो कि इस पॉइंट ओरिजिन से चला था और यहाँ पहुँचा, इसी का नाम क्या है, तो इसका नाम है वेक्टर ए। अब तुमसे कहा गया कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहले ऐसे सोचो, देखना ध्यान से, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लो ये पॉइंट एम, तो देखो तो ए एक्स गए आई में, ए वाई गए जे में। अगर तुमसे कोई पूछे ये ओ एम कितना होगा, तो बोलोगे ना अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देखो तो ये हाइपोटेनस है कि नहीं इस ट्रायंगल का। और सोच लो ये ओ एम है, और ये जो ए जेड है वो वास्तव में इधर डायरेक्टेड है। तो सोचो ओ एम इधर, ये डिस्टेंस ए जेड, ये है वेक्टर ए। समझना बात को, ये है वेक्टर ए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सोचो तो यहाँ इसी ए जेड को हम ऐसे दिखाए हैं, ओ एम के समझो ये परपेंडिकुलर है, तो बतलाओ तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लो इस पॉइंट को हम एन बोल रहे हैं, यानी ओ एन क्या होगा। तो सोचो अगर तुम ओ एन निकालोगे तो लिखोगे ना इस तरह से कि ओ एम स्क्वायर
ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। सोचो ओ एन क्या हो गया जी, तो ओ एन हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ओ एम स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक ना, ये रूट में ना है, इसका स्क्वायर कर दो। अब प्लस एम एन स्क्वायर, एम एन किसको बोले हैं, इस एजेड को ना बोले हैं, मतलब एम से एन तक का जो डिस्टेंस है इसी को ना एजेड बोले हैं, यानी एजेड स्क्वायर। देखो इससे क्या साबित हुआ कि अगर वेक्टर आई जे के में लिखा हुआ रहे और पूछा जाए उस वेक्टर का लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम आसानी से बता सकते हो कि नहीं। कैसे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। यानी ये तो बात हम लोग सीख गए। अब देखना, अब हम लोग बात करते हैं, अगर तुमको लिखा हुआ एक क्वेश्चन मिले, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस √3 के, ये बतलाओ कि ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कितना सिंपल हो गया, अब काम आसान हो गया कि नहीं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोलेंगे 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस √3a स्क्वायर। देखो तो कितना आ गया, √16, यानी मैग्नीट्यूड कितना हो गया जी, तो मैग्नीट्यूड हो गया 4 यूनिट, है ना। तो एक बात तो समझ गया ना कि अगर कोई वेक्टर आई जे के में लिखा रहे तो उसका मैग्नीट्यूड इसी मेथड से क्यों निकालते हैं, है ना। अब तुमको आगे सिखा रहे हैं कि वेक्टर को जब डायग्राम दिया रहे तो आई जे के में लिखते कैसे हैं। यानी ये एग्जाम्पल जो है ना, एक रफ एग्जाम्पल है जो तुमको ये बेसिक बात को सिखाने के लिए था। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, देखो हेडिंग दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक तो तुम पढ़ता था ना, एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है, तो अगर वेक्टर ए इधर है, एंगल थीटा है तो ये कॉस थीटा आई है, साइन थीटा जे, ऐसे बोलता था। अब सपोज करो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और देखो इधर है जेड एक्सिस, है ना, इधर जेड एक्सिस। अब बनाने के लिए भले हम इधर दिखा दिए, लेकिन तुम समझना जेड एक्सिस इधर, समझना। देखना 3 डायमेंशनल फिगर है, ये फिगर जो है ना बोर्ड पे बनाना संभव नहीं होता है, वो दिमाग में ही बन सकता है। देखो ये है वेक्टर ए, अब सोचो तो ये है वेक्टर ए, अब हम लाइन कैसे खींचे, ऐसे लाइन खींच दिए दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो ये है वेक्टर ए, एक्स से थीटा एंगल बना रहा है, वाई से बीटा बना रहा है, जेड से गामा बना रहा है। तो अब क्या करें, तो बोर्ड पर जब बनाना है तब तो मेरा मजबूरी है। ये है वेक्टर ए, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा, वाई से बीटा बना रहा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा। देखो बोर्ड से कुछ पता चलने को नहीं है, अब तुमको एग्जाम्पल के द्वारा इसको बता रहे हैं, ज़्यादा बेहतर समझोगे, ऐसे समझो। देखो ये है जेड एक्सिस, इस पेन को जेड समझो, और ये है वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस से थीटा, वास्तव में देखो थीटा यहाँ, बीटा यहाँ है, और गामा जो है ना, देखो इसको बोले हैं, फिगर से तो लग रहा है कि जैसे 180 ही होने वाला है ना। गामा जो है देख लो इतना छोटा है, लेकिन अब फिगर हम बनाए कैसे। अब ये वेक्टर ए तो हवा में है, ऐसे बोर्ड पे तो वाकई में है नहीं। एक बात और जानना, जो सबसे बड़ा दिक्कत तुम्हारा है, कोई पूछे थीटा प्लस बीटा क्या होगा, तो तुम फट से बोल दोगे 90 डिग्री, है ना। तो जैसा बोर्ड पे दिख रहा उसके अनुसार तो ये बात सही लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि देखो वेक्टर ए एक्चुअल में हवा में है,
थीटा ये है, बीटा ये है। वो इस प्लेन पर नहीं है, ये बोर्ड पर नहीं है कि थीटा प्लस बीटा 90 होगा। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि अकेले एंगल जो है 80 डिग्री के करीब हो, ये भी 80 डिग्री हो, तो 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री क्या तुम बोल दोगे 90 डिग्री? नहीं ना। यानी कि थीटा प्लस बीटा 90 होता अगर ये वेक्टर XY प्लेन में होता। लेकिन बोर्ड पर भले हम XY प्लेन में दिखाए हैं, लेकिन सही मायने में ये वेक्टर A जो है वो तो इस तरह से फ्री स्पेस में है, एयर में मौजूद है, बोर्ड पर तो है नहीं। ठीक, अब इस वेक्टर को मुझे IJK में लिखना है। तो IJK में लिखने का क्या मेथड है? AXI AYJ AZK, यानी इसका कुछ कंपोनेंट I में, कुछ कंपोनेंट J में, कुछ कंपोनेंट K में। अब तुमसे कोई पूछे कि X में कंपोनेंट क्या होगा, Y में कंपोनेंट क्या होगा, Z में कंपोनेंट क्या होगा। देखो, तुमको जिस समय कंपोनेंट पढ़ा रहे थे उस समय सिखाए थे कि कंपोनेंट निकालने का एक सिंपल ट्रिक है, A cos लिखो, सब में A cos लिख दो, और देखो A का X कंपोनेंट देखना है तो A और X के बीच का एंगल, तो A और X के बीच का एंगल तो थीटा है, ठीक ना। A और Y के बीच का एंगल तो बीटा है, A और Z के बीच का एंगल गामा है ना। अब देखो, कुछ स्टूडेंट कहेगा सर लेकिन इसमें तो आप साइन नहीं लिखे, पहले तो सिखाए थे Y में साइन होता है। अरे साइन तब न होता जब ये 90 माइनस थीटा होता, 90 माइनस थीटा होता तो साइन थीटा हो जाता। इसलिए याद रखना, कंपोनेंट जो है ना वो कॉस में ही होता है, और सही मेथड कंपोनेंट लिखने का यही होता है कि कॉस लिख लो और जिस एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाह रहे हो, देख लो वेक्टर उस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा है, यही 90 माइनस थीटा होता तो वहाँ साइन थीटा हो जाता। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो। तो खैर इतना तो जानते हो ना, वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है क्या लिखते हो, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर AZ स्क्वायर। इसी एग्जाम्पल इसको बताने के ठीक पहले बताएं तुमको, ध्यान से देखो जी। मॉड A को तो केवल A लिख सकते हो ना, एरो को हटा दो। AX A cos थीटा होल स्क्वायर, AY A cos बीटा होल स्क्वायर, A cos गामा होल स्क्वायर। देखो तो सही लिख है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। देखो तो A स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक रिलेशन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देख लो, यही आ गया फॉर्मूला। हम लोग सीखे क्या कि अगर वेक्टर को IJK में लिखना हो और अगर X से एंगल मालूम हो, Y से एंगल मालूम हो, Z से एंगल मालूम हो, तो AX के जगह ये cos थीटा AY ये cos बीटा है, यानी इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, A cos थीटा I A cos बीटा J A cos गामा K। यही ना हो गया रिप्रेजेंटेशन। और एक हम लोगों का रिजल्ट आ गया, बहुत यूजफुल रिजल्ट है। कोई भी वेक्टर X से कितना एंगल बना रहा है ये मालूम हो और Y से कितना बना रहा हो मालूम हो, तो Z से कितना बनाएगा ये पता चल जाएगा कि नहीं। एक फार्मूला तो आ गया। या Y और Z से एंगल मालूम तो X से कितना बनाएगा वो पता चल जाएगा कि नहीं। यानी किसी क्वेश्चन में तुमसे कह देना एक वेक्टर A है जो X एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, Y से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, बतलाओ Z से कितना बनाएगा, इस फार्मूला में पुट करते हैं, है ना। अब देखो, इसी फार्मूला को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। देखो तो 1 1 1 3 हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, है ना। सोचो थीटा बीटा गामा में से कोई दो टर्म मालूम होगा तो तीसरा टर्म निकाल सकते हो कि नहीं। तो ये तो एडिशनल बात सीखे, मेन बात सीखे आई जे के में लिखेंगे कैसे। तो चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जैसे तुम सीखे कि x कंपोनेंट a cos थीटा, a हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा हुआ x एक्सिस के साथ एंगल। अगर तुमसे कोई कह दे कि बतलाओ ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो ना ax बाई a, बोलो cos थीटा इजकल टू ax बाई a। और a का मतलब क्या है जी, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यानी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यानी तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि वेक्टर a x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसके लिए मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। इतना बात अगर मालूम रहे तो तुम्हारा काम आसानी से हो सकता है। अब चलो इसी तरह से बोलो y कंपोनेंट में क्या पढ़ा, ये cos बीटा। तो तुमसे कोई पूछे cos बीटा क्या होगा, तो ay बाई a, यानी a के जगह बोलेंगे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इसी तरह से z कंपोनेंट है तो ये cos गामा इजकल टू az बाई a, और a कितना हो गया अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, है ना। तो चलो, है ना, इसी को इन्वर्स में भी बोल सकते हो, cos थीटा इतना है तो थीटा हो गया cos इन्वर्स इतना लिख देंगे। यानी हम लोग क्या सीखे कि अगर वेक्टर आई जे के में लिखा रहे तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तब तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस है। साथ में अगर क्वेश्चन में कह दे कि बतलाओ ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई से कितना बना रहा है, जेड से कितना बना रहा है, तो देखो उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जी, एक है वेक्टर ए आई प्लस 2j माइनस 2, तुमसे कहा गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, साथ में ये बतलाओ कि वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, वाई से कितना एंगल बनाएगा, जेड से कितना एंगल बनाएगा। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। तो वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालें, क्या होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो 1 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। देखो तो ये तो 9 हो गया, रूट 9 3 हो गया, है कि नहीं। चलो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, है ना, बिना एरो दिए ये भी लिखोगे तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये बतलाओ ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई से कितना बना रहा है, जेड से कितना बना रहा है। बोलेंगे देखो भाई एक्स कंपोनेंट जो होता है वो a cos थीटा होता है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है 1 है ना, आई में जो लिखा रहता है एक्स कंपोनेंट है तो ये 1 है, और a का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 cos थीटा। बोलो cos थीटा कितना, तो 1/3, थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स 1/3। बोलो ये किसके किसके बीच का एंगल निकल गया जी, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस,
है ना। इसी तरह से y के साथ कहेगा तो a cos बीटा, ay बतलाओ कितना है तो 2 है, a का मैग्नीट्यूड तो 3 है, बतलाओ cos बीटा कितना हो गया तो cos बीटा हो गया 2/3, यानी बीटा कितना हो गया cos इनवर्स 2/3। ये किसके साथ एंगल आ गया जी, विथ y एक्सिस, है ना। अब चलो z कंपोनेंट कितना है तो z कंपोनेंट -2 है, तो a cos a और z के बीच का एंगल, तो a और z के बीच का एंगल तो उसको तो गामा बोले हैं, a cos गामा इज इक्वल टू -2। बोलो -2/a कितना है तो a का वैल्यू तो 3 है, या जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज ना कर जाओ। बोलो z कंपोनेंट कितना -2, a का मैग्नीट्यूड 3, बोलो cos गामा -2/3 हुआ, गामा कितना तो cos इनवर्स -2/3। ये एंगल किसके साथ आ गया तो ये z एक्सिस के साथ एंगल आ गया, नहीं तो चलो इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए वेक्टर, चलो वेक्टर का नाम ए रख देते हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि एक वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा, मतलब जितना एंगल x के साथ बना रहा उतना ही y के साथ बना रहा, उतना ही z के साथ बना। अब वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल with the coordinate axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले ना, इसका मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस का बात कर रहा है। माइंड में तुम यही सोचो कि जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, अब वाले बनाने के लिए इधर बना दें, और ये तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, यानी वेक्टर ए जो है थीटा इससे भी बना रहा है, इससे भी बना रहा है, इससे भी बना रहा है। हाँ, ये फिगर देखने में जरूर तुमको उल्टा पुल्टा लगेगा, ये इतना बड़ा को थीटा बोल दी, इतना बड़ा को थीटा बोल दी, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो ऐसे ये जेड है, इधर देखो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए इधर है, और ये तीनों जो है ना, देखो ये है वेक्टर ए, जितना एंगल एक्स से बना रहा उतना वाई से बना रहा उतना जेड से बना रहा, ठीक ना। तीनों एंगल इक्वल है। फिगर इसलिए मिटा दे रहे हैं कहीं फोटो देख के तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये एंगल कितना हो गया, लेकिन समझ गया बात को। तो देखो तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कह रहा था बतलाओ वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो चलो सोचते हैं, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए जी, हम लोग जानते हैं ना एक्स कंपोनेंट कैसे निकलता है, तो ए कॉस थीटा, यानी मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए को तो यहीं लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अलग से दिया नहीं है, थीटा चाहिए। अगर थीटा मालूम हो गया तो प्रॉब्लम बन जाएगा ना, यानी थीटा पता होना चाहिए, ठीक। चलो सोचते हैं। आओ फर्स्ट मेथड, मतलब मेरे दिमाग में बस अब एक बात है कि ए और एक्स के बीच का एंगल आप बता दीजिए, हम कंपोनेंट बतला देंगे। तो अभी ना तुम पढ़े हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है 1, और थीटा इक्वल है बीटा के, बीटा इक्वल है गामा के। ये क्वेश्चन कह रहा, हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ये तीनों इक्वल है, तो सोचो जब तीनों इक्वल है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। बोलो तो कितना है जी 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1/3। बोलो ना क्या हो गया, कॉस थीटा कितना आया जी, तो कॉस थीटा हो गया 1/3, थीटा क्या हो गया
कॉस इनवर्स 1/3। थीटा का बात करें तो कॉस इनवर्स 1/3, और अगर कॉस थीटा, थोड़ा गलत हो गया, तब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो बतलाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/3, तो कॉस थीटा 1/√3 हुआ क्या? ठीक है, मुझे थीटा तो एक्यूरेट नहीं मालूम हुआ, कॉस थीटा मालूम हो गया ना। और निकालना क्या है? तो एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो ये हो गया एक कॉस थीटा। और बोलो कॉस थीटा कितने के इक्वल? तो 1/√3, यानी बोलो आंसर कितना? a/√3। नहीं, एक मेथड से तो ये प्रॉब्लम बन गया। अब देखो सेकेंड मेथड। देखो जी, तुम जानते हो कि ax निकालना हो तो ये cos थीटा लिखते हैं, ay निकालना हो तो ये cos बीटा लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो चूंकि थीटा बीटा गामा सब इक्वल है, क्वेश्चन ही कह दिया है तीनों डायरेक्शन से इक्वल एंगल बना रहा है, और ये कॉस गामा के जगह भी कॉस थीटा, यानी ये जितना एक्स कंपोनेंट होगा उतना ही वाई होगा, उतना ही जेड होगा क्या? तो जानते हो ना कि तुम वेक्टर को जब ऐसे लिखते हो, एक्स आई माने एक्स कंपोनेंट जो हुआ उसको एक्स से डिनोट किया, आई में जे में प्लस ए जेड के, ऐसे लिखते हो ना। आई तीनों इक्वल है, तो हम एक्स कंपोनेंट निकाले, चाहे वाई कंपोनेंट निकाले, चाहे जेड कंपोनेंट निकाले, तीनों तो एक ही ना आने वाला है। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और जब तीनों इक्वल है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? 3ax स्क्वायर, ठीक ना? यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स ए वाई ए जेड तीनों इक्वल है ना। तो देखो तो a इजकल टू √3ax, बोलो ax इज इक्वल टू a/√3। वही आंसर आया कि नहीं? चलो इसको भी नोट कर लो। अब देखो हम लोग SC वर्मा के बुक में जो एक्सरसाइज में 9 नंबर प्रॉब्लम है, तुम लोग पूछते थे पहले, इसलिए उसको डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि अब तुम 3 डायमेंशन सीख गए हो तो अब उसको बताना बहुत ही सिंपल है। देखो एक बात चीज जानना, वेक्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, उसका रेंज बहुत वाइड होता है। जैसे इसी में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत तरह के बात इसमें जानना सीखना हो। जैसे ज्योग्राफी वगैरह में जो है ना निकालना है, उसमें क्या करेगा, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी पॉइंट को दे देगा, कोई 2 अलग अलग शहर के डिस्प्लेसमेंट पूछ दे। लेकिन ये भी बढ़िया से समझना, क्या होता है कि बहुत बार जो है कुछ लोग इसलिए तुमको कुछ ऐसे बात सिखाते हैं जिसका रियल लाइफ में तुम्हारा कोई भी यूज हो या नहीं हो, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज हो या नहीं हो, वो केवल ये बताने के तुमको कोशिश करेंगे कि देखो हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं। देखो टीचर का जो वर्क है केवल ये बताना नहीं कि हम क्या क्या जानते हैं, बल्कि मेन रोल होता है कि हम जो बात को सिखाएं वो पहले तो स्टूडेंट उसको सीख पा रहा है, और दूसरी बात ये है कि उसको सीखना क्या है, उसका ज़रूरत क्या है। क्योंकि तुम ऐसे सोचो, एक फिजिक्स से ही इंजीनियरिंग का 14 ब्रांच निकलता है, तो सोच लो एक कोर्स को पढ़ने में मिनिमम 4 इयर्स लगता है। तो 14 ब्रांच अगर पढ़ोगे तो 56 ईयर लगेगा। तो क्या सारे 56 ईयर के बाद तुम 11th और 12th में ही सीख जाओगे? ये कभी पॉसिबल है क्या? इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि हमको जो है
अपना जो सिलेबस है उस पर कंसंट्रेट होना है, जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मुझे जानना है, सीखना है, उस पर अब पढ़ाने के लिए तो अभी 10 दिन और भी वेक्टर पढ़ाते रहें, कभी वो तुमको लगेगा ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत से बुक में तुम देखोगे इसी में रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया रहेगा, इसी में रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया रहेगा, इसी में स्ट्रिंग में टेंशन वगैरह बताया हुआ रहेगा। अब जानते हो एक्चुअल में क्या है, इस बात को समझना। तुम लोग चूँकि जस्ट 11th के स्टूडेंट हो इसलिए मैं इन बातों को बोल रहा हूँ। हम लोग भी जो है ना अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी उस तरह से प्रताड़ित रहे हैं कि कोई आया और कुछ के कुछ टेंशन शुरू कर दिया। अब टेंशन शुरू कर दिया, टेंशन तो पढ़ना तुमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है, वो वेक्टर में ही टेंशन बताने शुरू किए और अपना तो टेंशन इतना बढ़ गया कि कुछ समझ ही में नहीं आया, लगा कि फिजिक्स पढ़ना छोड़ ही दे, बेकार ही पढ़ रहे हैं। मतलब जब बात का कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब है। अब कोई गाना गा रहा है, पहला छंद अभी बोलना है, अंतिम कभी बोलना है, उस सब को मिला करके एक नया धुन तैयार कर दिया जो कानफोड़ू भी हो गया और बिना मतलब के भी हो गया, उससे किसी को कोई लेना देना भी नहीं है। तो उन चीज़ों से बचना है ना। अब हम तुमसे बोल दें, जानते हो इरडॉप बनाओ, अरे पूरे इरडॉप में वेक्टर का मात्र एक तो क्वेश्चन है 1.5, एक क्वेश्चन बना लेने से पूरा क्या वेक्टर बन जाएगा। तो उन बातों में उस तरह के जब लोग डिस्कशन करें तो उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। एक्चुअल में वो तुमको पढ़ा नहीं रहे होते हैं, वो तुमको बता रहे होते हैं कि मुझको क्या क्या आता है, और उनके आने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुमको जो चाहिए ना वो उनको आना चाहिए। और अब ले करके मान लो तुमको सिंपल वे में अगर पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करे पूरा इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल ब्रांच 4 साल का कोर्स तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाने लगे तो 4 साल तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, तो फिर 12th 11th का कभी एग्ज़ाम वगैरह भी देना होना है कि केवल ऐसे ही करते रहना है। तो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जो तुमको सिखा रहे हैं जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स है, ठीक ना। बहुत से राइटर के बीच में भी ये होड़ मचा हुआ रहता है कि हम अपना बुक थोड़ा डिफरेंट करें। वो डिफरेंट करने के चक्कर में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन वेक्टर में डाल देंगे, उसका क्वेश्चन उधर डाल देंगे, और तुम एकदम पगलाए हुए होगा, अरे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है ना। वो इनडायरेक्ट वे में समझना कि वो भी एक अपराध के ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छा भी था उसका हौसला ऐसा पस्त हुआ, वो इतना डिस्करेज हुआ कि वो अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लिया, कहा ना हमको साइंस नहीं लेना है। अरे हम समझे हैं बाप रे बाप ऐसा पहला ही चैप्टर तो मेरा गायब हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जानते हो रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे, क्रॉसिंग द रिवर करके एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन जिस समय पढ़ेंगे उस मतलब ये जानो कि हर चीज़ का सीक्वेंस बना हुआ। वो बात हम अभी सिखाएंगे ना, तुमको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा और तुमको जो है बहुत सारा दिक्कत आने को है ना। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। तो चलो 9 नंबर जो प्रॉब्लम है उसको सिखाते हैं। देखो 9 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक आदमी जो है मॉस्कीटो नेट लगा करके सोया हुआ है। चलो भाई समझ रहा, मॉस्कीटो नेट मच्छरदानी लगाए हुए, ये उसका बेड है। बेड दिए हुए है 7 फीट बाय 4 फीट है ना। तो बेड में मच्छरदानी भी लगाना है। चलो 4 गो डंडा लगाते हैं, डंडा लगा दिए, अब जो है मच्छरदानी लग गया, ठीक ना। चलो मॉस्कीटो नेट हम लोग लगा दिए। इसको एक्स एक्सिस बोल रहे, इसको वाई एक्सिस, ये जो डंडा लगा हुआ है चारों कॉर्नर पे ये कौन एक्सिस, जेड एक्सिस। दिया हुआ है कि मॉस्कीटो नेट का हाइट जो है 3 फीट। चलो इसी पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है
कह रहा है जो मॉस्किटो नेट है ना, यहाँ पर एक होल है, ठीक ना, एक छोटा सा इसमें होल है, और एक मॉस्किटो, एक मच्छर जो है उड़ते हुए, देखो बना लो मॉस्किटो नेट बढ़िया से, एक मच्छर इस होल में इंटर किया, उड़ते हुए डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे चला गया, ठीक ना, उड़ते हुए इस कॉर्नर पे चला गया जो फिगर में ए पे दिखाया हो। कह रहा ये बतलाओ उस मॉस्किटो का, उस मच्छर का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। थोड़ा सोचो कितना सिंपल है। मान लो ओ से ए को जो डिस्प्लेसमेंट है वो से, उसको वेक्टर ए से डिनोट किया, तो एक्स कंपोनेंट, सोचो ना यहाँ से यहाँ तुमको जाना है, तो एक्स में जाओ 7 फीट, वाई में जाओ 4 फीट और जेड में जाओ 3 फीट, तो पहुँच जाओगे कि नहीं। यानी इसको ऐसे बोल सकते हो 7i प्लस 4j प्लस 3, बस क्वेश्चन बन गया। तुमसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 7a² प्लस 4a² प्लस 3a²। देखो तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7a² यानी 49 प्लस 16 प्लस 9 क्या हो गया जी, 49 प्लस 25 √74 फीट हो गया क्या, बोलो। अब देखो अगर तुमसे कहा जाए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, जेड कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट 7 होगा, वाई कंपोनेंट 4 और जेड कंपोनेंट 3। समझ गया। तो यही है 9 नंबर प्रॉब्लम जिसमें तुमसे पूछा गया था मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट क्या होगा। तो देखो जी, अब आगे जो इसमें सीखना है, तुम लोगों को बोले थे कि 1 से लेकर के 19 तक जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, एससीवी में, उसको तुम बना लेना। और उम्मीद है तुम लोग जो भी लेक्चर लगातार देख रहे हो बना भी लिए होगे। तो उसमें जो दिक्कत होगा पहले पूछ लो। अब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बना सकते हो, उसमें जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 है वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा थियोरिटिकल कंटेंट जो है लगभग फिनिश हो गया है। अब मुझे कुछ डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम बताना है, तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि तुमको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो, और फिर मैं बचा हुआ प्रॉब्लम बता दूंगा, और फिर जो है ये तुम्हारा फिनिश हो जाएगा वेक्टर। देखो एक्चुअली क्या है, जो भी स्टूडेंट 11th का लेक्चर अभी देख रहे हैं, देखो मेरे साथ जो है वो जो 12th के बैच हैं, क्योंकि मैं 11th के लिए तो कोई भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में अभी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लॉकडाउन पीरियड होने के वजह से इस न्यू सेशन में तो किसी भी स्टूडेंट का यहाँ एडमिशन लिया नहीं गया है। बहुत से लोग संपर्क भी करते हैं, तो हम लोग इसलिए भी नहीं लेते हैं कि पता नहीं किस तरह का समय आएगा, कैसा होगा, और ऑनलाइन क्लास के लिए भी हम लोग अभी किसी का एडमिशन नहीं लेते, उनको डायरेक्ट अलाउ किया हुआ रहता है। तो अभी मुझे उन बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हैं और जस्ट 11th को पास आउट हैं। तो इसलिए मैं मैक्सिमम तुमको कोऑपरेट करने का कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ तुमको वीडियो रिलीज करते रहें जिसका बेनिफिट हो। फिर हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये सब लॉकडाउन पीरियड हटे, कि जब हम लोग का स्टडी जो है प्रॉपर वे में कंटिन्यू हो सके। लेकिन जब तक नहीं है, जितना संभव होगा उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो धन्यवाद।